हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन फिजिकल एजुकेशन प्रिपरेशन में। सो गाइज, आज आपके लिए लेके आए हूँ फिर से एक नई वीडियो और नई सीरीज के साथ। और ऐसे क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं दोस्तों, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, ताकि सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे हम। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए सब्सक्राइब के बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो अपलोड करने का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अच्छा, बड़ा कर लेते हैं इसको। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्वाड जंप की संपूर्ण गति संरचना में निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है दोस्तों स्क्वाड जंप की संपूर्ण गति संरचना में, उसका प्रोसीजर पूछ रहा है कि स्क्वाड जंप जब हम करते हैं भैया तो कैसे कैसे होता है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, पहला हमारा क्या है, गोइंग डाउन। पहला हम नीचे जाते हैं, सही है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मूविंग अप। मूविंग अप पे आते हैं, फिर क्या करते हैं हम, टेक ऑफ लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम, लैंडिंग करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी का। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलटी ग्रेड 2018 केबीएस से लिया गया है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड की इन दो प्रमुख हार्मोन्स का स्राव करती है। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है थायराइड ग्लैंड क्या करती है, कौन सा हार्मोन को सेक्रेट करती है। तो यहाँ पे हम पहले राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा T4 और T3। ओके, अब देखिए, कभी कभी ये पूछ देता है कि भैया ये T4 और T3 क्या होता है ना। तो T4 जो होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, T4 को, ठीक है, थायरॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। ओके, अब जो ये T3 होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ट्राइथायरॉक्सिन। ओके, चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और पूछता है दोस्तों इसमें कि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड। ओके, अगर ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड पूछता है तो हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, अगर सिर्फ ग्लैंड पूछता है तो वो दूसरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अपना अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है आपात ग्रंथि कौन सी कहलाती है। अच्छा, एड्रीनल ग्लैंड है, पीनियल है, थायराइड ग्लैंड है, फिर पैराथायराइड है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच अंतर को किस नाम से जाना जाता है। टीजीटी 1999 में आया हुआ है, बहुत पहले का क्वेश्चन है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पल्स प्रेशर। पहले राइट आंसर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है ना। अब इन दोनों के बीच के दबाव को तो हमने बता दिया, पल्स प्रेशर है, लेकिन ये तो पता रहेगा कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। अच्छा देखिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का सीधा फंडा होता है सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना फैलना, ठीक है। अब कहाँ पे सिकुड़ना और फैलना है ना, बात ये उठता है कहाँ पे, तो भाई हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में जब संकुचन होता है, ठीक है, जब संकुचन होता है तो उस दौरान जो हमारा ब्लड का दाब होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है हमारे आर्टरी पर पड़ता है, ठीक है, उस दौरान हमारा ब्लड का प्रेशर आर्टरी पे पड़ता है। तो वो जो दबाव पड़ता है, वो जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, उस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, ये दबाव
के बाद जब हमारा जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, फैलता है, उसमें फैलने का इन द सेंस मतलब जब उसमें ब्लड भरता है ना, जब उसमें ब्लड भरता है तो उस टाइम पे हमारे आर्टरी पे लगने वाला जो प्रेशर होता है उसको वो क्या बोलते हैं हम लोग, डायस्टोल ना, या डायस्टोल प्रेशर बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। चलिए यहाँ पे मैं आपको इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। सो साइड में वीडियो शो हो रहा होगा, आप इसको देखिएगा तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ताकि डाउट नहीं रहना चाहिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लैंगरहैंस, ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमारा लैंगरहैंस इसलेट्स के किस हार्मोन्स का स्राव होता है। अच्छा, लैंगरहैंस की दीपिकाएं है ना, लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं, पूछ रहा है कि उसमें से कौन सा हार्मोन्स स्राव होती है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का स्राव इससे होता है। अच्छा, इसको और एक नाम से जानते हैं, लैंगरहैंस के पूछ दिया कि भाई इंसुलिन को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं एंटी डायबिटिक। ओके, एंटी डायबिटिक बोलते हैं इसको। ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स भी इसको कहा जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दोस्तों, जो इंसुलिन होता है वो एक भी क्वेश्चन और भी आता है इसमें, जैसे इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ होता है लोगों को, तब इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है या फिर स्टीम दिया जाता है। अच्छा, जो इंसुलिन होता है, अगर मान लीजिए इंसुलिन की गोली दे दिए भाई खा लो, है ना, तो अगर आप इंसुलिन की गोली खा लेते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपका जो स्टमक है वो उसको पचा लेता है, पचा के एनर्जी के रूप में यूज कर लेता है, फिर वो आपका किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए क्या करते हैं हम, या तो इंजेक्शन के थ्रू हम इंसुलिन को पेशेंट को देते हैं, या फिर क्या करते हैं, या फिर हम स्टीम के थ्रू देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है भाई प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है इसमें भाई, देखो इसमें पूछता है कि राइबोसोम की जो खोज है वो किसने किया था और कब किया था। ठीक है, तो राइबोसोम की खोज किया था एमील ने। एमील ने किया था। अब कब किया था ये 1950 में किया था। ठीक है, 1950 में राइबोसोम की खोज किया था एमील ने। ठीक है, जॉर्ज एमील करके इनका नाम था, और बाकी इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई दिया है कि के अनुसार खेल औषधि विज्ञान स्पोर्ट मेडिसिन, मतलब खेल औषधि विज्ञान मीन्स स्पोर्ट मेडिसिन, कई विज्ञान सभाओं को एक साथ जोड़ता है। ये कथन किसने कहा है ना। ये कथन देखिए कहा है डॉक्टर आलोक घोष ने। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर आलोक घोष। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, खेल चिकित्सा जगत या खेल चिकित्सा स्पोर्ट मेडिसिन के पितामह किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन किसे कहा जाता है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा हेरोडिक्स। ठीक है, हेरोडिक्स को क्या बोला जाता था, स्पोर्ट मेडिसिन फादर हैं ये, है ना। और इन्हीं के थ्रू जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं, है ना, जितने ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो फिजियोथेरेपी का उपयोग अपने रोगियों पे, अपने पेशेंट पे किए थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा शास्त्र का पिता किसे कहते हैं, मतलब मेडिसिन का जो मेडिसिन
शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो वो हमारे राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब, छोटा कर लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। चलिए, जब श्वास लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, तो श्वास छोड़ने पर निकलने वाला वायु की मात्रा में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कितना प्रतिशत ऑक्सीजन लेने के बाद, मान लो अगर सपोज हमारे इन्वायरमेंट पे 21% क्या है, ऑक्सीजन है। उन 21% से जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, जब हम लेते हैं सांस को अपने अंदर की तरफ, है ना, और लेने के बाद सारा प्रक्रिया होने के बाद जब हम बाहर निकालते हैं तो उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है। तो दोस्तों उसमें 16% ऑक्सीजन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 16%। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चोट लगने पर तुरंत IRCE का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है, मतलब राइस क्या, लेकिन वर्तमान समय में इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसका भी नाम चेंज हो। राइस जो था उसका मतलब क्या था, पहले दोस्तों देखो, पहले आर था ना, सॉरी क्या था, राइज। आर का मतलब हुआ करता था क्या, रेस्ट ना, रेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या था, आई का मतलब हुआ करता था, ठीक है, आइस। उसके बाद क्या था हमारा, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा, इलेवेशन, इलेवेशन, है ना, ये हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने क्या बोल रहा है, किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, PRICES। इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा PRICES। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब देखिए, P का मतलब होता है, सबसे पहले हम प्रोटेक्शन देते हैं ना, P का मतलब होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद R का मतलब तो आपको पता ही है, रेस्ट। I का मतलब आपको पता ही है, आइस। C का मतलब है आपको, C का मतलब है कंप्रेशन। ठीक है, C का मतलब कंप्रेशन, और आपको उसके बाद दिया E का मतलब इलेवेशन, और नया जुड़ा है S मतलब होता है स्टेबलाइजिंग। ठीक है, क्या होता है S का मतलब, स्टेबलाइजिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें थी और दो का मतलब ये है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए चलते बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोथेरेपी जल से संबंधित चिकित्सा है जिसमें सामान्यतः जल का तापमान होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा हाइड्रोथेरेपी जल से संबंधित है, सबको पता है भाई हाइड्रोथेरेपी क्या है, जल से संबंधित है। तो इसका जो तापमान होता है, ये तापमान होता कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिबेटिक वाला है। तो यहाँ पे जो तापमान दे रखा है वो तो 33 से 36 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य इन्वायरमेंट में और सामान्य रोगी के लिए, है ना। और वो डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे। अगर आप कोल्ड इन्वायरमेंट में हो तब तो ये काम नहीं करेगा आपका, वहाँ का वाटर ठंडा होगा, तब आपको हाइड्रोथेरेपी के लिए उनका जो है क्या कहते हैं कि टेम्परेचर वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, है ना। अगर आपको फिर आप कहीं ऐसे जैसे इंडिया है, तो इंडिया में क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। ऐसे ही है, तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक लेवल गेम में स्विमिंग पूल में के पानी का तापमान कितना होता है। अच्छा, ये चीज़ देखिए, अब यहाँ पे आप पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया क्वेश्चंस को, है ना। अब फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, ऐसे आपको पता है कि भाई 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है स्विमिंग पूल का
पानी का तापमान, है ना। अब इसको आप जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 77 से 84 फ़ारेनहाइट, है ना। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, अरोमा थेरेपी किससे संबंधित है। अच्छा, ये थेरेपी है। देखिए, अरोमा थेरेपी क्या होता है, ये सौंदर्य संबंधित होता है। अरोमा क्या होता है, अरोमा में हम बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे फूल हो गए, बहुत सारे ऐसे फल हो गए जिनसे, या फिर पौधे हो गए, फूल हो गए, इन सब चीज़ों से हम ऑयल को निकालते हैं, उससे शरीर पे लगाते हैं, उससे मालिश करते हैं, उसको अपने शरीर से स्किन की जितनी बीमारियां हैं उसके लिए इस सब चीज़ों का हम वो करते हैं। तो ये सौंदर्य से संबंधित हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। और आपको अगर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के जो PDFs अगर चाहिए या एग्ज़ाम रिलेटेड PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक नीचे दे रखा हूँ, जाइए और जुड़िए। डेली क्विज़ के लिए, स्पोर्ट डेली क्विज़ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए दोस्तों।